हाय साथियों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप ठीक हो और आप लोगों का सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए 9th क्लास वाले छात्रों के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ। पहले चैप्टर से आपकी ये क्लास रहने वाली है। इस क्लास के अंदर हम संख्या पद्धति के आधार पर जितने भी सवाल हैं या जो भी संख्या हैं, नंबर सिस्टम के बारे में पूरा निचोड़ रख देंगे आपके सामने, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से उठा करके आपको बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जिसमें आपको कोई भी डाउट रहने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है ना? तो आपके सारे डाउट आज इसमें नंबर सिस्टम में या संख्या पद्धति में आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है यही कि टॉपिक देखो जरा क्या कह रहा है। टॉपिक है संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में आज हम बिल्कुल एकदम से बेसिक से समझेंगे। ठीक है? किससे समझेंगे साथियों? बेसिक से समझेंगे। ठीक है? आप अगर आज आपने समझ लिया तो आज से आप 9, 10, 12 और आगे भी किसी भी कंपटीशन के लिए आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी बिल्कुल तरीके से। ठीक है? आप कभी भूल नहीं सकते इनको, इसलिए आप इसको यहां से अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो आगे आपको बेटा ये बहुत काम आने वाली हैं ये सारी चीजें। ठीक है? चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर कि क्या करना है हमें। तो देखिए, सबसे पहले साथियों इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर टॉपिक है आपका संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले हम सभी संख्याओं के बारे में एकदम बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं कि ये संख्याएं होती क्या हैं। संख्याओं के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन संख्या होती क्या है, संख्याओं का मतलब क्या है। ठीक है? इस चीज को हम कोशिश करेंगे समझने की। तो सबसे पहले साथियों यहां पर दिया हुआ है आपके सामने प्राकृतिक संख्या। क्या दिया हुआ है आपके सामने? प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। इनको क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है? प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर से भी जाना जाता है। ठीक है? तो हम आपको ये बात हमें समझ में आ गई। प्राकृतिक यानी कि वह नंबर होते हैं, यानी कि वस्तुओं को गिनने के लिए संख्याओं को 1, 2, 3, 4 ... की आवश्यकता होती है। इन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं अथवा गणन संख्याएं या वही बात है कि कंटिन्यू नंबर कहा जाता है। ठीक है? अब आपके सामने हमने डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन से समझ में जिन बच्चों को आया है अच्छी बात है। अगर फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आया कि सर पता नहीं आपने क्या पढ़ा, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया, हमारे सिर क्यों, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपके लिए दूसरी चीज एग्जांपल लेके आया हूं, तो आप एग्जांपल से समझ लो। जिसको समझ में नहीं आया वो एग्जांपल से समझ लो। तो यहां देखिए साथियों, आपके सामने मैंने 3 चित्र दिए हैं, है ना? आपके सामने मैंने आपको 3 चित्र दिए। देखो, पहला चित्र ये है आपका, दूसरा चित्र और ये है आपका तीसरा चित्र। ठीक है साथियों? ये सभी को आपको क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है? तो आपको यहां पर बताइए कि क्या दिखाई दे रहा है। यहां आपको एप्पल, यहां आपको बॉल्स और यहां आपको बुक्स। ये 3 चीजें यहां आपको तीनों चित्रों में अलग अलग दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है ना? ठीक है साथियों? तो अब ये बताओ कि हमें पता है यहां एप्पल है, यहां बॉल है और यहां बुक्स हैं, लेकिन क्या पहले समय में क्या लोगों को पता था कि ये सेब है? ये पता है कि ये सेब है। बॉल है, ये पता है बॉल है। बुक्स है, ये पता है। क्या हम इसको ये बता सकते हैं कि ये काउंट, क्योंकि काउंट का दिमाग में था ही नहीं, है ना? काउंट करना दिमाग में था ही नहीं। लेकिन तब उन्होंने सोचा कि इसमें भाई इनको गिना भी तो जा सकता है, जितनी भी वस्तुएं होंगी उनको क्या किया जा सकता है? काउंट किया जा सकता है, यानी कि गिना जा सकता है। ठीक है? तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई ये इसमें कितने हैं, ये इसमें कितने एप्पल हैं, ये पहले चित्र में कितने एप्पल हैं, तो आपने बताया इसमें सर कि 4 एप्पल है। तो 4 क्या आपने डायरेक्टली 4 बोल दिया? नहीं ना, आपने डायरेक्टली 4 तो नहीं किया होगा। तो आपने सोचा भी तो सोचा समझा, अपना दिमाग इसमें कहा कि ये पहले 1 है, इसमें 2 है, 3 है, 4 है। आपने काउंट किया उसको और तब आकर के आपको पता है कि टोटल इसमें कितने हैं? 4 हैं, है ना? यही बात हुई। और ऐसे ही आपने बॉल के लिए भी कहा
कि भाई इसमें बॉल है लेकिन कितनी है, तो 1 2 3 4, यानी कि इसमें भी क्या है, 4 आपके पास बॉल हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आती हैं, बुक्स आती हैं। तो इसमें भी बुक्स कितनी हैं साथियों, 4 है ना, 4, तो 4 बुक्स हैं। अब उसके लिए भी 1 2 3 4, यानी हमें काउंट करने की आवश्यकता पड़ती है ना। तो जब भी हम किसी वस्तु को काउंट करते हैं, काउंट करने में हमें जिन अंकों का या जिन नंबरों का, जिन डिजिटों का प्रयोग करते हैं गिनने के लिए, वही हमारे क्या कहलाते हैं साथियों, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या हैं। ठीक है, वही नंबर क्या कहलाते हैं, आपके प्राकृतिक नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जिन चीजों से हम किसी भी चीज को गिन सकते हैं। आप पैसे गिनते हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, तो आपके ये क्या है, आपके प्राकृतिक संख्याओं का आप इसमें प्रयोग कर रहे हो गिनने के लिए। ठीक है ना, कोई भी वस्तु को आप गिन रहे हो तो वहां आपको प्राकृतिक संख्या या नंबर का आप प्रयोग कर रहे हो, नेचुरल नंबर का वहां आप प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो गई अच्छे से, ठीक है ना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बेटा यही होता है, इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको n से प्रदर्शित करते हैं, यानी n से हम इसको दर्शाते हैं। जो भी प्राकृतिक संख्या होंगी उन सभी संख्याओं को हम n से लिखेंगे। ठीक है ना, किससे लिखेंगे सब बच्चों, n से लिखेंगे। ठीक है, n से लिखेंगे और कहां से स्टार्ट करते हैं, हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कंटिन्यू ये चलता रहेगा आपका अनंत तक। ठीक है, इसका कंटिन्यू आपकी संख्याएं रहेंगी। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में या एमसीक्यू में ये आ जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, यानी आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो बच्चों आपके सामने सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। ठीक है, क्या होने वाली होती है आपकी पहली संख्या, 1 होती है प्राकृतिक संख्या, आपकी सबसे छोटी संख्या, आपकी प्राकृतिक संख्या 1 मानी जाएगी। ठीक है, क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो बताओ इसमें से आपको क्या समझ में नहीं आया, आपको मैं उस चीज को भी आपके सामने क्लियर कर देता हूं। आप मुझे कमेंट कर दीजिए, अगर कोई आपको समस्या आ रही है तो आप मुझे बताइए, पूछ लीजिएगा। ठीक है, बस आप इसको और ज्यादा से ज्यादा अपने और छात्रों में, जो आपके सहपाठी हैं, आपकी क्लास के बच्चे हैं या अदरवाइज कोई बच्चे स्टडी कर रहे हैं कहीं से भी, उनको आप इस लिंक को, हमारी वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास से जुड़ सके और उन्हें कंटिन्यू अब क्लास मिलने वाले हैं। ठीक है, ठीक है साथियों, तो हम क्या करेंगे कि हमने पढ़ लिया प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर वह नंबर होते हैं जिनसे हम किसी भी वस्तु को गिन सकते हैं। गिनने में जिनका प्रयोग होता है वह हमारे प्राकृतिक नंबर, नेचुरल नंबर कहलाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 एनीथिंग अदर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, इसके बाद में कौन सी संख्या आई है साथियों, तो देखो बच्चों, यहां है आपकी पूर्ण संख्या और इनको बोला जाता है होल नंबर। क्या नंबर बोला जाता है, इनको होल नंबर बोला जाता है। जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं उनको होल नंबर बोला जाता है। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहली बात, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, यानी कि हमने अभी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है ना, अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास प्राकृतिक संख्या जो होंगी वहां क्या होगा, 1 2 3 4 है ना, ये आपकी डॉट डॉट अनंत तक ये आपकी ये संख्याएं प्राकृतिक संख्या जाएंगी। लेकिन अब हमारे पास क्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याओं में होल नंबर्स में आपके सामने क्या आता है कि यदि सभी प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि जो हमने पहले पढ़ी है, अभी इससे पहले जो प्राकृतिक नेचुरल नंबर जो पढ़ा है, जो नेचुरल नंबर में जो नंबर होते हैं सारे, वो सारे नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम उसी प्राकृतिक संख्याओं में एक अंक को क्या करते हैं, शामिल करते हैं, यानी कि हम उसी समूह में, प्राकृतिक समूह में, प्राकृतिक नंबरों में अगर हम 0 को जोड़ दें, क्या करते हैं, 0 को और उसी समूह में जोड़ दें, अगर उसी समूह में रख दिया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होंगी साथियों। ठीक है ना, क्या प्राप्त होगा हमें, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को शामिल कर दें, किसको शामिल कर दें साथियों, अगर हम 0 को शामिल कर देंगे, ठीक है ना, अगर हम 0 को शामिल कर देंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएंगी, पूर्ण संख्या बन जाएंगी, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होगी
और जो संख्या प्राकृतिक होती है वो 1 से स्टार्ट होती हैं। इसीलिए पूर्ण संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया, इसलिए पूरी संख्या बन गई, है ना, पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, क्या अब आपको यो चीज मैंने आपको डेफिनेशन से समझाया है, अगर आपको वो चीज समझ में नहीं आई है कि सर ने क्या बोला, तो मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल भी देता हूं। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, देखो जरा, मैं इसमें भी आपके सामने 3 चित्र लेके आया हूं बच्चों। ठीक है ना, आपके सामने 3 चित्र हैं और ये आपको सभी को आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, सबको दिखाई दे रहे हैं, है ना, आपको ये दिखाई दे रहे हैं कि ये 3 क्या है, पेड़ है ना, ट्री। तो आपके सामने 3 क्या है, 3 ट्री है इसमें। ठीक है, तो आपको यहां ये देखो कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या यहां आपको पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक पेड़ दिखाई दे रहा है, और पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है, पेड़ पर 2 चिड़िया दिखाई दे रही हैं। अब बहुत से कहेंगे सर आपको कैसे पता ये चिड़िया ही हैं, कबूतर भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो हो सकते हैं, लेकिन पंछी है ना, कुछ ना कुछ तो हो सकते हैं, लेकिन ये पंछी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दूसरे चित्र में जब हमने देखा तो यहाँ क्या था साथियों, यहाँ एक चित्र है ना, एक चित्र पर यानी कि जो हमारा ट्री है उस पर कितने पंछी बैठे हैं, एक बैठा है। पहले वाले चित्र में कितने बैठे हैं, 2 बैठे हैं, और दूसरे वाले पेड़ पर आपका कुछ नहीं बैठा, है ना, कोई भी पंछी नहीं बैठा। इसका मतलब है कि यहाँ कोई भी नहीं का मतलब है यहाँ 0 है, हो गया, है ना। तो ये समझ में आपको समझ में आया कि यहाँ इस ट्री पर 2 पंछी बैठे हैं, दूसरे वाले चित्र में दूसरे वाले पेड़ पर आपके पास एक पंछी बैठा है, और तीसरे पेड़ पर कुछ नहीं बैठा, है ना, इस पर कुछ नहीं बैठा। तो जब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो यहाँ क्या है, यहाँ आपको एक गोला दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, और यहाँ आपके पास में क्या है, एक भी पंछी नहीं है, इस पर कोई भी पंछी नहीं है, यानी कि एक चिड़िया है यहाँ पर, है ना, हम कह सकते हैं एक चिड़िया, कितनी है, एक चिड़िया, यहाँ पर एक चिड़िया है, और यहाँ पर आपके सामने क्या है, 2 चिड़िया हैं। ठीक है, क्या है, 2 चिड़िया हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने 2 चिड़िया हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कोई चिड़िया नहीं है, कोई चिड़िया नहीं है। तो जब यहां कोई नहीं है तो वहां पूर्ण संख्याओं का क्रम हो रहा है, ये सब किस में आ रहा है, आपके सामने पूर्ण संख्याओं में आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो यहां क्या कर लिया हमने, 0 जहां कुछ नहीं है उसको भी इसमें शामिल कर लिया, यानी कि कुछ नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बाकी का 1 तो है ही, आपका 2 है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, फिर ये आपका अनंत तक चलता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, आपका अनंत तक चलता रहेगा, इसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस आप ये बार समझ लो आपको सारी चीजों को एक बार। ये इनको इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है, और इसका जो फर्स्ट डिजिट है हमारे पास में क्या है, W, तो इनको हम कह सकते हैं कि जो इसका नाम है उसी से हम इसको क्या कर सकते हैं, W से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, यहां तक आपको क्लियर है सभी को। ठीक है, बस अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो आप इसको वीडियो को बस शेयर करते जाओ बच्चों के लिए। ठीक है, अन्य बच्चों को भी इससे जुड़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, और सेशन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आएगी आपको सबसे पहले तुरंत मिलेगी। ठीक है, अगर आपने बेल आइकन जो घंटी होती है उसको अगर आपने क्लिक किया है तो आपको सबसे पहले वीडियो मिलेगी। ठीक है, बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। इसमें क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट संख्या आपको पूछी जा रही है कि पूर्णांक, यानी कि यहाँ क्या है आपके सामने पूर्णांक संख्याओं के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इंटरग्रेस नंबर जो है आपके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इंटरग्रेस जो नंबर है आपके पूर्णांक नंबर जो है वो क्या है, तो इसमें कौन कौन से आपके नंबर आते हैं, इन नंबरों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि सभी पूर्ण संख्याओं को, यानी कि अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा, पूर्ण संख्याएं पढ़ी, है ना, क्या पढ़ा, पूर्ण संख्याएं पढ़ी, उससे पहले प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, अब उसके बाद में पूर्ण संख्या पढ़ी, अब हमारे पास क्या आ गई, पूर्णांक संख्याएं आ गई। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि सभी जो पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
जिसमें प्राकृतिक हमने नेचुरल नंबर पढ़े तो उसमें जीरो जोड़ करके क्या कर दिया था हमने, उसके समूह में पूर्ण संख्याएं कर दी। अब सभी पूर्ण संख्याओं को क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। यानी कि जो भी पूर्ण संख्याओं में संख्या है, चाहे 0, 1, 2 कुछ भी होगा, उसके अंदर जितनी भी संख्या है वो सब क्या कहलाती हैं, आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन से? दो। शून्य से छोटे भी पूर्णांक होते हैं और शून्य से बड़े भी। ठीक है, शून्य से छोटे पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं और शून्य से बड़े को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। तो हम यहाँ कहा गया है हमसे कि पूर्णांक संख्याएं वह संख्या होती हैं जो सभी संख्या पूर्ण होती हैं, वो सभी पूर्णांक होती हैं। ठीक है ना, जो संख्याएं पूर्ण होंगी उन्हीं सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। लेकिन इसको हम दो तरीके से दो भागों में लिख सकते हैं, दो प्रकार से, और वो दो प्रकार आपके सामने क्या है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। यानी कि कह सकते हैं हम माइनस में भी हो सकती हैं और प्लस में भी हो सकती हैं ये। ठीक है, और जीरो तो इसमें है ही है सेंटर पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऋणात्मक और धनात्मक इनको हम कह सकते हैं जो हमारी पूर्णांक संख्याएं होंगी। ठीक है, जिनका अर्थ गिनना, जिनका अर्थ क्या है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनको z से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। जो पूर्णांक संख्या होती हैं उनको z से प्रदर्शित किया जाता है। किससे लिखा जाता है बेटा, उनको z के सिंबल से उनको लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपके सामने क्या है कि z जर्मन शब्द का जेलिन शब्द से लिया गया है। किससे लिया, z कहां से आया, z यहां पर, क्योंकि देखो यहां पूर्णांक है और ई से इसका, आई से इसका चालू हो रहा है, तो यहां पर इसके संबंधित इसको वर्ड को नहीं लिया, इसको अन्य किसी भाषा से लिया गया, अन्य शब्द से इसको लिया गया है। यानी कि जेड को जर्मन शब्द से जेलिन से लिया गया है। कहां से लिया गया है साथियों, बच्चों जेड जर्मन शब्द है, जेड जो है वो जर्मन शब्द है और इसको जेलिन शब्द से, यानी कि जेलिन से लिया गया है, जर्मन शब्द से जेलिन से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है गिनना। जेल का मतलब होता है इसका अर्थ संख्या, यानी कि संख्याओं को गिनना। बात समझ में आ गई है ना। एक बार दोबारा से क्लियर करता हूं कि सभी पूर्ण संख्या जो होंगी वो आपकी क्या होंगी, पूर्णांक संख्या होंगी। धनात्मक भी उसमें, यानी कि जो माइनस में लिखते हैं वो भी संख्या उसमें आ सकती हैं, और प्लस यानी कि जो धनात्मक संख्या है वो भी इसमें आती हैं। ठीक है, जीरो इसमें शामिल है। अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक छोटा सा ग्राफ बनाया है, एक एग्जांपल के तौर पर, उसको समझ लीजिए। जैसे कि मान लो यहाँ आपके सामने क्या है, जीरो है। यहाँ क्या है आपके सामने, जीरो है बेटा। ठीक है, और अगर यहाँ जीरो है तो जीरो से कम जो जाएंगी संख्याएं वो सारी संख्याएं ऋणात्मक में जाएंगी, यानी किस में जाएंगी, माइनस में। ठीक है, जैसे माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, माइनस का 4 है, और ये आपका डॉट डॉट इधर भी बढ़ सकता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ की बात करें कि धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कौन सी होंगी साथियों, तो देखो यहाँ आपको प्लस में संख्या बढ़ रही है, यानी कि जो बढ़ता हुआ क्रम है वो आपका प्लस में जा रहा है और जो घटता हुआ क्रम है वो आपके माइनस में जा रहा है। जीरो आपके सेंटर पे है। ठीक है, तो +1 +2 +3 +4, यहाँ पर आपके सामने +1 है, ये आपके पास +2 है, ये आपके +3 है, ये आपके +4 है, और डॉट डॉट आगे भी ये कंटिन्यू हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये कहा गया है कि हम ये सारी संख्याएं, ये प्लस में हो, माइनस में हो, जीरो भी इसमें शामिल है, तो इन सभी संख्याओं को क्या कहा जाएगा आपके सामने, सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा साथियों, पूर्णांक संख्या इनको हम कहेंगे। ठीक है, यहां तक आपको सबको क्लियर है, बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं कि ऐसी संख्याएं, तो वही संख्याएं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि इनको जेड से प्रदर्शित करेंगे। किससे, जेड से, जेड से इनको लिखा जाता है, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 अनंत तक, इधर भी अनंत और उधर भी अनंत। ठीक है, यानी कि माइनस में भी कितनी भी हो सकती हैं और प्लस में भी कितनी भी हो सकती हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, अब हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, यानी कि जो हमारे लिए नोट्स हैं वो क्या है, नोट इसमें, तो सबसे छोटी संख्या हमसे पूछ लिया जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। मैंने अभी आपको सबसे पहले वही बताई थी,
है ना, बताई थी ना। सबसे छोटी नेचुरल नंबर यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो वो है क्या है, वह एक है ना, वह एक है। प्राकृतिक संख्या क्या है, एक है। पूर्ण संख्या, और अगर बात करें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या क्या है आपके सामने, पूर्ण संख्या क्या है बच्चों आपके सामने, पूर्ण संख्या आपके सामने 0 है ना, क्या है आपके सामने 0 है, पूर्ण संख्या आपके सामने 0 है, ठीक है। उसके बाद में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि इसमें दूसरी बात ये बताई गई है, अगर आपका ये 1 पॉइंट है तो ये आपका सेकंड है, और ये आपका थर्ड पॉइंट, और ये आपका फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो इसमें प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बात हमें जाननी चाहिए, क्योंकि यहां से भी एमसीक्यू में आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है, तो ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है, कि पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी जिसमें 0 भी शामिल होगा, ठीक है। इसके बाद में अब हम आगे पॉइंट है हमारे पास में एक और, कि शून्य ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक। जो 0 होता है उसको ना ही प्लस में लिखा जाता है और ना ही उसको माइनस में लिखा जाता है, ठीक है। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। उसको ना तो आपको प्लस में रखना है और ना ही आपको माइनस में, ठीक है। तो जो शून्य है ना तो वो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही वो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। दोनों में से माइनस प्लस में 0 को पूर्णांकों में नहीं माना जाता है, ठीक है। आगे यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, अच्छे से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन से होते हैं नंबर, उनके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, सम संख्याएं, इवन नंबर, ठीक है। तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती हैं। ये तो आपको पास बहुत सिंपल है, इसका सम संख्या तो आप सभी बच्चे बता सकते हैं मुझे, इसमें आपके लिए कोई भी समस्या की बात नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि सम संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 से पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, यानी कि 2 से पूरी तरह क्या हो जाए, कट जाए, ठीक है। तो उसमें ऐसी कौन सी संख्या आती है, वो सम संख्या होती है जो जोड़े से होती है ना, क्या होंगी बेटा, जोड़े से होंगी, ठीक है। यानी कि जिन संख्याओं का जोड़ा बन सकता है ना, जिनका पेयर बन सकता है, जोड़ा बन सकता है 2-2 के, वह सब 2 का, 4 का, 6 का, जितना भी होगा, कितने का भी, लेकिन जो पेयर बने जोड़े से संख्याएं, वो सब संख्या आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। इसमें आपको कोई बात नहीं समझने वाली कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। और इनको हम किससे लिखेंगे, इवन। इवन मतलब ई से इनको हम प्रदर्शित करेंगे, जैसे कि आपको ये माइनस प्लस दोनों में हो सकती हैं, लेकिन वो पेयर से होनी चाहिए, जोड़े से होनी चाहिए, जैसे कि 0 है, 2, 4, 6, 8, या 2 - 2 4 - 6, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं आपकी कैसी होंगी, सम संख्या। इस क्रम को हम कहेंगे कि सम संख्या है इसमें, ठीक है। क्या है इसमें, सम संख्या, ठीक है। और हम यहाँ 0 को भी कहा गया है, आपसे पूछा जाए कि 0 कैसी संख्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है, तो 0 जो है वो सम संख्याओं में उसको रखा गया है। किसमें, सम संख्याओं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई संख्या जैसे कि 10 है, क्या है बेटा ये 10, तो 10 के क्या हो गया, पेयर बन गया, और 10 किससे होगी, 2 से विभाज्य होगी, कितने बार होगी आपकी, ये आपकी 2 से कितने बार हो जाएगा, 5 बार, यानी कि 2 से विभाज्य है पूरी तरीके से 5 बार, ठीक है। जो 2 से पूरी तरीके से भाग चला जाए या विभाजित हो जाए, कोई शेष ना बचे, वह आपकी सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। आपके सामने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये सारी आपकी सम संख्याएं होती हैं जो मैंने आपके सामने लिख भी दी हैं, ठीक है। तो यहां आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कि विषम संख्याएं, यानी कि ऑड नंबर। विषम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में आपको क्या कहा गया है, कौन से ऑड नंबर होते हैं उनको समझेंगे। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, यानी कि विषम संख्या में सम संख्याओं का उल्टा है, ठीक है। यानी कि वहां जो संख्या जोड़े से आती थी वो हम इवन नंबर के रूप में हमने उनको लिखा, लेकिन ऑड नंबर वह नंबर होते हैं जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है ना। सम संख्या यानी कि आपके
ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, और विषम नंबर आपके ऐसे होते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होते, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उनका कोई पेयर नहीं होता या वो जोड़े से नहीं होते, ये हम उसकी बात को कहेंगे। ठीक है, तो जो जोड़े से नहीं होंगे वह नंबर आपके विषम नंबर में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो वह नंबर आपके विषम नंबर होते हैं। जैसे कि इनको ऑड यानी कि ओ से इनको प्रदर्शित किया जाता है। ओ इक्वल क्या हो सकता है आपके पास में, जैसे कि 1 है, क्या है 1 3 5 7 9 है ना, 9 है आपका, यहाँ आपका 11 है, 13 है, 15 है, डॉट डॉट, यानी कि ये सारे आपके नंबर कैसे नंबर हैं, विषम नंबर है। अगर हम माइनस की बात करें तो ऐसे इसमें आ जाएगा, बस माइनस में आएंगे यही नंबर 1 3 5 7 9 11, ये सब माइनस में आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे नंबर प्राकृतिक नंबर हैं, ये भी बात हमें पता है। और सारे प्राकृतिक नंबर जो 2 से विभाजित ना हो वह आपके विषम नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि आपके ऑड नंबर कहलाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को बात? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। ठीक है, और आपको सब कुछ एकदम से समझ में आ रहा है। ठीक है, बस और समझ में आपको आना चाहिए, कोशिश करो, बिल्कुल दिमाग लगा के करो। ठीक है, आप सिर्फ इधर उधर ध्यान ना दो, सिर्फ सामने ध्यान दो आप अपने बोर्ड पर। ठीक है, और साथ ही साथ नोट करते जाओ। ठीक है, अगर आप नोट नहीं करोगे तो आप सारी चीजों को दिमाग से निकाल जाओगे। ठीक है, इसलिए आपको नोट लेकर नोट्स बनाने हैं और आपको उनको नोट करना है आपको नोटबुक पर। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास आती है संख्याएं अभाज्य, यानी कि अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है बेटा, क्या है आपके पास में यहाँ अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर, तो ऐसे नंबर यानी कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, यहां भी बात किसकी हो रही है, जो प्राकृतिक नंबर हैं हमारे, ऐसे प्राकृतिक नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर जो स्वयं से विभाजित होते हों या फिर एक से, किससे, या तो ऐसी कोई संख्या, ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या जो अपने आप के पाड़े में आती हो या फिर वो एक के पाड़े में। एक के पाड़े में तो सभी आती है ज्यादातर, आपको पता ही है, लेकिन वह स्वयं से भी करती हो। ठीक है, तो ऐसी संख्या स्वयं से और एक से वही होगी, उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे बेटा। ठीक है, क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अब इसके बाद में आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपके लिए बताता हूं कि जैसे कि मेरे पास है यहाँ 2 क्या है आपका, अभाज्य है। क्यों है, क्योंकि देखो जब आप 2 से इसको विभाज्य करोगे तो सिर्फ 2 से जाएगा और एक बार जाएगा, या 1 से 2 बार जाएगा, आप ये कह सकते हो। वही आपका 3 है, तो 3 को भी आप किससे कर सकते हो, 3 एकम 3, ये भी 3 एक बार में होगा। 5 से भी करोगे तो 5 एकम 5 होगा, है ना, क्या होगा, 5 एकम। ऐसे ही आप जिनको 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 17 19 23 29, ये आपके अन्य और भी संख्याएं होंगी इसमें आदि। ठीक है, तो ये संख्या सारी आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जो सिर्फ अपने ही पाड़े से यानी अपने ही नंबर से स्वयं कटती हैं, वही आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आपको और इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए समझने में। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से आपको? अगर इसी बात पे अगर आपको बात समझ में आ गई है तो बस सब लोग एक बार थंबनेल का लगा करके और कमेंट कर दो आप मुझे कि हाँ सर हमें आ गई अच्छे से समझ में, और अच्छे से सारे पॉइंट हमें समझ में आ गए, बस ये बता दो आप मुझे थंबनेल करके आप मुझे कमेंट में। ठीक है, जल्दी से करो जरा। यहां हमारे पास में प्रत्येक संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं ना, एक 1 और एक स्वयं। ठीक है, ये बात वही बात है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, अपना नेक्स्ट पॉइंट है भाज्य संख्याएं। क्या कहा गया है यहाँ, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याओं के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो कंपोजिट नंबर, कौन से नंबर हैं यहाँ पर बेटा, कंपोजिट नंबर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनको हम भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके गुणनखंडों की संख्या, यानी कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 या 2 से क्या होनी चाहिए, अधिक।
इससे पहले पढ़ा हमने अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्याओं में सिर्फ उसके कितने गुणनखंड थे, सिर्फ दो। कितने थे? सिर्फ दो गुणनखंड थे, है ना, यानी कि या तो वह स्वयं से या फिर एक से, तो यही दो गुणनखंड हो रहे थे उसके। लेकिन जो आपकी भाज्य संख्याएं होंगी उनके गुणनखंड दो से अधिक होंगे। कितने होंगे? दो से अधिक होने चाहिए, वो आपके भाज्य संख्याओं में आएंगे। यानी कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके गुणनखंड दो से अधिक हों, है ना, जिनके गुणनखंड दो से अधिक हों, उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है बेटा? ठीक है ना। तो अब ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं? तो देखो, जैसे कि हमारे सामने 4 ले लिया हमने, तो 4 2 से जाएगा 2 बार, फिर 2 से जाएगा 1 बार, है ना, और फिर 1, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए बेटा? 3 बन गए। इसमें 2 से 2 कट रहा है, यानी कि अब हम ये भी कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, यहां से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि देखो 4 के, यानी कि यहां कह सकते हैं हम 4 जो है 4 का 1 तो है ही है गुणनखंड, और 2 भी है, और आपके सामने कितना है? क्या है आपके सामने? 4 है। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 बन गए। ऐसे ही अगर हम 6 ले लेते हैं तो 6 के कितने? 1, आपका 2 है, आपका 3 है, और आपका 6 खुद है, यानी इसके 4 हो गए। तो 2 से ज्यादा जिसके गुणनखंड बनेंगे, जिनके 2 से ज्यादा, जिन नंबरों के 2 से ज्यादा गुणनखंड बनेंगे, वो नंबर आपके भाज्य नंबर यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक है बेटा, ये बात आपको क्लियर हो गई कि जो संख्या अपने आप से और स्वयं से तो कटती है, लेकिन वो किसी और से भी कट सकती हो, वही संख्या आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। बस सिंपल सी बात है ये इतनी। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गई हो तो। ठीक है, अब यहां प्रत्येक संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वही बात है जो हमने अभी पढ़ी थी कि जो भाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, वहां सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, वहां सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे। लेकिन जहां अभाज्य संख्या की बात होगी तो वहां 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब जैसे कि मान लो 4 6 8 9 10 12 14 15 यानी इत्यादि अन्य और भी कई बहुत सारी अनंत तक ये संख्या रहेंगी, जिनको आप 2 से अधिक गुणनखंड इनके बना सकते हो, जिसके 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, 10 भी बन सकते हैं। आप जितना हो सकेगा उतना ज्यादा आपको वो बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ संख्या ऐसी होती हैं जिनके गुणनखंड सिर्फ अपने आप में और एक रहता है, और उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और ये जो है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड बनेंगे, उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे बच्चों? उन संख्याओं को हम कहेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, यहां तक आपको एकदम से क्लियर है सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सह अभाज्य संख्या क्या दिया हुआ है यहां? सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या का मतलब है कि को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है, और को प्राइम नंबर को सहभाज्य संख्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहां हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि कौन सी संख्याएं को प्राइम नंबर होती हैं। तो कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह, यानी कि जिसमें कम से कम एक समूह में कम से कम 2 संख्याएं होना अनिवार्य है। ठीक है ना, यानी कि 2 संख्या उसमें होंगी। ठीक है, और उन संख्याओं के ऐसे समूह जिसका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी कि हमें जो कम से कम अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह बनाना है। इसमें हमें कौन सी संख्या लेनी है? जो अभाज्य में। अभाज्य का मतलब है जो सिर्फ अपने आप से और 1 से, है ना। अभाज्य का मतलब यही बताया हमने आपको, इससे पहले सवाल पढ़ा, इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था अभाज्य संख्याओं के बारे में, मतलब उसमें हमने डेफिनेशन को क्लियर किया था। जहां अभाज्य संख्या होती है वहां उसके गुणनखंड सिर्फ 2 ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या लेनी है हमें। देखो 1 और 2, यहां एग्जाम्पल के तौर पे 1 और 2, 1 भी क्या है आपके सामने? अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य। यहाँ 2 और 3 दोनों ही अभाज्य हैं, 1 और 3 अभाज्य है। यहाँ पर 3 और 4 आपकी 3 क्या है? आपकी अभाज्य संख्या है। यहाँ भी आपके सामने क्या है? 3 और 5 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आपके सामने ऐसे ही आपके सामने क्या है? अभाज्य संख्या है दी है ना। तो एक ना एक उस संख्याओं में आपकी अभाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्या, ऐसा जिसका HCF क्या होना, ऐसा समूह बनाना है हमें। 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह बनाना है जिसका HCF कितना होना चाहिए बच्चों?
एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक। और अगर एक है तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अगर किन्हीं दो संख्याओं का HCF, जिन दो संख्याओं का HCF एक आ रहा है तो वो आपकी संख्या कैसी होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी, यानी सह अभाज्य संख्याएं आपकी होंगी। ठीक है बेटा, जैसे कि 1,2, 2,3 और अन्य भी कई उदाहरण है इसके। ठीक है, आपको समझ में आ गया। जैसे कि आपको मैं एक बार और करके बताता हूं HCF कैसे। जैसे कि मान लो 1 है मेरे पास और 2 है, अगर मैं बात करूं इनका HCF, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकती हो या गुणनखंड इनका पूरा तरीके से? तो एक ऐसी संख्या है, एक है ना। तो मैं ये कहूं आपको कि यहां पे आप पहले क्या कर लोगे उसको, जैसे कि मैं 2 से इसको काट देता हूं, यहां दोनों में क्या हो गया? एक। तो 2 एक को नहीं काट सकता लेकिन 2 को काट सकता है, लेकिन यहाँ एक एक में भी हो जाएगा, एक एकम एक एक एकम। तो एक क्या हो यहाँ पर? HCM जो दोनों को में है। ठीक है, या मैं ये अब दूसरे तरीके में आपको ये समझा सकता हूं कि जैसे कि 2 है तो 2 का गुणनखंड कितने बनेंगे आपके सामने? 2 के गुणनखंड कितना बनेंगे बेटा? 2 के गुणनखंड आपके सामने एक तो एक है और एक 2 है। अगर हम बात करें एक के गुणनखंड तो एक है ना, स्वयं है वो। तो इसमें क्या है आपके पास में? HCF क्या रहेगा आपका? एक रहेगा, है ना। और ये आपकी कैसी संख्या होगी? फिर इसका अगर समूह बनाएंगे तो वो आपका सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर के रूप में उसको देखा जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए और आपके आने वाली क्लास के लिए, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए भी और आपकी आने वाली क्लास में भी, और आपको अन्य किसी कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी होता है प्राइम नंबर को पढ़ना आपको। ठीक है, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि इसमें से ऐसा कोई नंबर नहीं है जो आपके काम नहीं आता हो। ठीक है, हर नंबर, हर डिजिट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर सवाल, हर एग्जाम पेपर में यहाँ नंबर सिस्टम आता ही आता है। सभी के एग्जाम में, चाहे कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लेना, उसमें नंबर सिस्टम से आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो संख्याओं से उसमें सवाल आता ही आता है। ठीक है, यहां आपके सामने दिया हुआ है परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर आपके सामने दिया हुआ है, परिमेय संख्याएं। तो वे संख्याएं जिन्हें आप पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि हम परिमेय संख्या हैं। अब इसको आप सिंपल तरीके से समझ लो कि परिमेय संख्या वह संख्या होती हैं जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बटे के रूप में। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं वह आपकी परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, P तथा Q पूर्णांक होता है और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना, यानी कि Q के बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q के बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, इन्हें Q से प्रदर्शित किया जाता है। इनको किससे प्रदर्शित किया जाता है? Q से। जो परिमेय नंबर होते हैं उनको हम किससे? Q से प्रदर्शित करते हैं। और जिस तरीके से उनको लिखा जाता है, लिखने का तरीका है जैसे 1/2 या 3/4 या 5/6 या 7/8 या 1/5, ये सारे क्रम जो हैं आपके परिमेय संख्याओं का है। यानी कि जो भी मैंने लिखा ये बटे में सदिश अंक, इन अंकों को जो बटे में लिखे गए अंक हैं वो आपके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है ये। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आया है कि, ठीक है, इसको अभी हम देखते हैं, लेकिन पहले इससे पहले एक इसको देख लेते हैं। ठीक है, उसको अभी हम बताते हैं उसमें क्या है, लेकिन इससे पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ना है अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो एक परिमेय होती है और एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या है क्या होंगी? इरेशनल नंबर क्या होगा आपका? ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत यानी कि नॉन टर्मिनिंग होगा, है ना, नॉन टर्मिनिंग यानी कि प्रसार अशांत होगा, और अनावर्ती यानी कि नॉन रिपीटिंग होगा, यानी कि वो रिपीट नहीं होगा, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इन संख्याओं को P बटे Q, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि इसमें क्या होगा, जो अपरिमेय संख्या होती हैं वहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 की फॉर्म में उसको नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो यानी इस तरीके से इसको नहीं लिखा जाएगा। अब
हम ये कह सकते हैं, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही तो हम सीधी सी आपको एक बात बिल्कुल अटैक में बता देते हैं जो आपके दिमाग में टच करे डायरेक्टली, जो संख्या बटे में ना लिखी जा सके, यानी कि इससे पहले हमने जिनको बटे में लिख रहे थे 1/2, 2/4 ऐसे करके हम बटे में लिख रहे थे, लेकिन जो संख्या आपकी बटे में ना लिखी जाए, बटे में जिन संख्याओं को नहीं लिख सकते वही संख्या आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। इस बात को दिमाग में रखो, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ इसको बटे में, इसका बटे का मान नहीं कन्वर्ट कर सकते इसका, है ना, और ये संख्याएं आपकी इत्यादि, ठीक है, √3, √7 ये सारी संख्याएं आपकी क्या हैं, आपकी अपरिमेय संख्याओं के रूप में हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। वास्तविक संख्याएं, इसमें एक सेकंड इसको भी देख लेते हैं फिर उस पर जाएंगे टॉपिक पर, ठीक है। वास्तविक यानी कि यहाँ कहा गया है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर, तो रियल नंबर वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक हो और वास्तविक संख्या कहलाती हैं, यानी कि वे संख्या हैं जिनका पूर्ण वर्ग, यानी कि जिनका पूर्ण वर्ग क्या होना चाहिए, आपका पूर्ण वर्ग धनात्मक हो और वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। जिनका वर्ग धनात्मक आ जाएगा वो पूर्ण संख्याएं यानी कि वास्तविक संख्याएं आपकी कहलाएंगी, ठीक है। जैसे कि 2 है, √4, √2 और -5 आदि, ठीक है। ये इनको किससे लिखा जाता है, इनको r से प्रदर्शित किया जाता है, r से दर्शाया जाता है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर क्या है, क्लियर है, ठीक है बेटा। अब हम इसके बारे में आपके सामने उस टॉपिक पे जाते हैं जो अभी हमने आपके सामने छोड़ा था, ठीक है। ये वाला दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, यानी कि जब भी हमें दो संख्याओं के बीच में, दो अंकों के बीच में, यानी कि दो संख्याओं के नंबर के बीच में मध्य में अगर हमें कोई परिमेय संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ये हमें इसमें सीखना है। तो देखो, जब ये नंबर 1 क्या कहा गया है कि मेथड टू डिटरमिन और रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर, है ना, यानी कि जब दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, ये बात समझ लो। जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, यानी कि जब हमें किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, जब एक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो कैसे करेंगे वो हम समझते हैं, ठीक है। जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे बेटा, ठीक है। हम ऐसे करके निकालेंगे, यानी कि जो संख्या है हमारे पास, एक संख्या हमने x मान ली और एक हमने क्या मान ली y, और इन दोनों संख्याओं को आपको प्लस करके दो का क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, यानी कि आपको भाग कर देना है और आपको क्या निकल जाएगी, परिमेय संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। ठीक है बेटा, क्या निकल के आ जाएगी आपके सामने, परिमेय संख्या आ जाएगी, ठीक है, निकल के। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ पर कोई संख्या मैं ले लेता हूँ 5 और यहाँ मैंने ले लिया आपके सामने +3 और बटे मैंने क्या कर दिया 2, तो 5 और 3 कितने हो गए आपके सामने 8, और अगर मैंने इससे क्या कर दिया डिवाइड तो आपके सामने कितना निकल के आ गया 4, तो 4 इन दोनों के बीच की संख्या निकल के आ गई परिमेय संख्या, ठीक है। एक परिमेय संख्या निकल के आ गई, 4 और 3 के बीच की परिमेय संख्या आपके सामने निकल के आ गई, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए और उम्मीद करता हूं कि आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है दूसरे में क्या कहा है, जब एक से अधिक परिमेय संख्याओं ज्ञात करनी हो, जब हम कोई संख्याओं के बीच में, जब हम किन्हीं संख्याओं के बीच में अगर एक से अधिक संख्याएं ज्ञात करना हो हमें, यानी एक से ज़्यादा संख्या ज्ञात करनी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इसमें, यानी d = y - x / n-1 के मध्य परिमेय संख्याएं निम्न हैं, हम इनको निकाला करते हैं। अब इसमें हम किससे लिखते हैं, x + d से, x + 2d, x + 3d, अन्य और भी लिख सकते हैं, और ये कहाँ तक, हम n तक, है ना, x + nd तक, जहाँ d = y - x / n1 है। इसका इस्तेमाल अभी होगा जब हम एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करेंगे, वहाँ इसकी आपको आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। आप बस इसको एक बार नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिए, दोनों फॉर्मूलों को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ से डेफिनेट आपके लिए क्वेश्चन आता है पेपर में आपके,
ठीक है, पूछने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना है। अगर आपको यहाँ कोई जल्दी बात कोई पूछना है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे बोल सकते हो कमेंट में। ठीक है, कमेंट के जरिए से आप मुझे अपनी बात को मुझ तक पहुँचाइएगा। ठीक है, जिससे मैं उसको आपके डाउटों को क्लियर कर सकूँ। ठीक है, अब एक बार हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, एकदम हम बहुत जल्दी से फास्ट तरीके से पढ़ लेते हैं। ठीक है, एकदम बहुत फास्ट तरीके से पढ़ेंगे। और फास्ट तरीके से पढ़ेंगे क्या, जरा देखो साथियों, बहुत जल्दी से पढ़ते हैं अब हम। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने नाइन्थ क्लास की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, और अदर कंपटीशन के लिए भी ये आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं बेटा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या वह नंबर होती है जिनसे हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो आपके प्राकृतिक नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं वह नंबर होते हैं जिनमें जीरो को शामिल कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए, जिसको जीरो को शामिल कर लिया जाए। प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ना आपका पूर्ण नंबर कहलाता है। पूर्णांक नंबर आपका क्या कहलाता है, पूर्णांक नंबर में जीरो सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्या हैं, और जीरो यानी कि सभी होती हैं, लेकिन वो दो प्रकार से होती हैं, एक ऋणात्मक में और एक धनात्मक में, यानी माइनस में भी और प्लस में भी लिखना आपका क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात है सम संख्या। सम संख्या वह संख्या होती है जो दो से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, आगे है विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या होती है जो दो से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी होती है जो स्वयं से और एक से गुणनखंड हो। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी होती है जिनके दो से अधिक गुणनखंड बन जाए, यानी कि अपने आप से कटे और एक से कटे और एक से अलावा भी किसी और से कट जाए। सह अभाज्य संख्या ऐसी होती है जिन दो संख्याओं का अंक का एलसीएम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वह आपके सह अभाज्य संख्याएं होंगी। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिनमें आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, वह आपकी परिमेय संख्या होंगी। अब नेक्स्ट है आपके सामने यहां पर परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं। और वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसके अंदर आपको क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, वह आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। ये आपकी बेटा सारी संख्याएं मैंने आपको एकदम से क्लियर कर दी, आपको सारी चीजों को स्पष्ट तरीके से समझा दी। अगर कोई भी दिक्कत अभी भी है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट से। ठीक है, थैंक यू आप सबको, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा जब तक आप चेक नहीं करोगे तब तक, इसलिए बेल आइकन को क्लिक करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। बस लाइक और कमेंट आगे करते रहिएगा और शेयर वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।